नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का दिन भारत के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए बहुत अहम हो जाता है। आज से दूसरे दौर की वैक्सीनेशन शुरू हो गई, यानी कि आम लोगों को भी अब वैक्सीन लग रही है। और आज जिस शख्स ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो सुबह सुबह एम्स जाकर अपना उन्होंने टीका लगवाया। इसमें खास बात ये रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज ली है, जिसे लेकर काफी सवाल उठे थे, विपक्षी पार्टियों ने भी उठाए थे, आम लोगों में भी इस वैक्सीन को लेकर चिंता थी क्योंकि इसका डेटा पब्लिश नहीं था। ऐसे में लोगों के अंदर इसको लेकर भरोसा जगाने के लिए भी ये एक बड़ा कदम हो सकता है। लोगों के अंदर वैक्सीन लगवाने की इच्छा अब जागे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी बाद में किया। और अब बात करते हैं दुनिया का जो सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, यानी कोरोना वैक्सीनेशन। सिर्फ दुनिया भर में ही नहीं, भारत का जो होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा और इसका दूसरा दौर शुरू हो चुका है। 27 करोड़ लोगों को इस दौर में टीका लगाने का प्लान है। 60 साल की उम्र के पार बुजुर्गों को ये वैक्सीन मिलेगी और 45 के पार गंभीर बीमारी वालों को भी ये टीका मिलेगा। और वो गंभीर बीमारियां ऐसी 20 बीमारियां हैं जो लिस्ट की गई हैं और आपको प्रमाणित करना होगा कि आपको ये बीमारी है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में इसकी एक डोज के लिए 250 रुपए आपको देने पड़ेंगे। कोविन का पोर्टल है, यानी कि वेबसाइट है, वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐप जो आपको दिख रहा है अपने प्ले स्टोर पर, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो पहले आएगा उसको पहले ये टीका मिलेगा। तो कई अहम बातें हैं जो कि इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जरूरी है, जिनको आप मंत्रालय की वेबसाइट पे जाकर भी जान सकते हैं। लेकिन क्या ये टीकाकरण कार्यक्रम हमारे देश में पैंडेमिक को खत्म करेगा? क्या इसकी शुरुआत हो जाएगी? ये एक अहम सवाल है और ये सबके जहन में है। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे देशों की तरफ अगर हम देखें, जहां पर टीकाकरण कार्यक्रम पहले से चल रहा है, वहां क्या असर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यूके की बात करें, इंग्लैंड में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से फर्क नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन की शुरुआत यानी कि महामारी का अंत। ये जो आप देख रहे हैं 20 दिसंबर से 23 फरवरी तक के आंकड़े हैं। आप देख सकते हैं कि 80 साल से उम्र के जो लोग हैं उनमें से 50% ज्यादा लोगों को जिस दिन डोज दे दी गई थी, उसके बाद से लगातार, चाहे वो उम्र दराज लोग हों 80 के पार, या जो जवान हैं 18 से 89 तक के लोग, उन सबको फर्क उनमें देखा जा रहा है वैक्सीनेशन का। वहीं अब हम आपको दिखाते हैं सिर्फ मामलों को नहीं, अगर आप अस्पताल में जो लोग भर्ती होते हैं उसकी दर को देखें कि कितने लोग भर्ती हो रहे हैं, उसमें भी गिरावट आई है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वो लाइन है जहां करीब 50% लोग जो 80 के पार थे, जो कि बुजुर्ग थे, उनको वैक्सीनेशन हो गई थी और काफी सारे लोगों में वैक्सीनेशन का असर दिखना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अस्पताल में जो भर्ती हो रहे हैं उसकी दर भी गिर रही है। वहीं अब हम आपको यूके का एक और आंकड़ा दिखाते हैं, वो है मौत का आंकड़ा, और खास तौर पे यूरोपीय देशों में ये ज्यादा रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि गिरावट है, चाहे किसी भी उम्र के सेक्शन के लोगों, चाहे वो उम्र दराज लोग हों या जवान हो, सब में गिरावट देखी गई है। हाँ, एक अच्छी बात यह रही है कि उम्र दराज लोगों में इस वैक्सीन का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, जो कि मेंबर हैं लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की, और साथ में डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल भी जुड़ गई हैं, जो कि एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आंकड़े दूसरे देशों के हमको ये जता रहे हैं कि वैक्सीनेशन का असर पैंडेमिक पर पड़ेगा। डॉक्टर गर्ग, आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का असर किस तरीके से पैंडेमिक को रोकने में भारत में भी कारगर हो सकता है, अगर हम डेटा अक्रॉस द वर्ल्ड से जो आ रहा है उसको देखें तो। थैंक यू अंजलि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड एज मेंबर लैंसेट कमीशन में जरूर बताना चाहूंगी कि जो हर्ड इम्यूनिटी आती है वो वैक्सीनेशन से आती है, बीमारी से नहीं आती। तो जितना हमारा वैक्सीनेशन संभव हो सकेगा लास्ट माइल तक, ज्यादा से ज्यादा हम जितना कर पाएंगे उतना ही हम इस पेंडेमिक को रोक पाएंगे। तो वैक्सीनेशन एक अहम कड़ी है इस बीमारी के रोकथाम में।
जी डॉक्टर खंडेलवाल, एक दिलचस्प चीज जो कि हम यूके के डेटा में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो उम्र दराज लोग हैं उनको ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है, उनका जो नंबर्स थे वो ज्यादा गिर रहे हैं और हमारी सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन शायद वही है। तो ऐसे में ये आंकड़े आपको क्या कहते हैं? जैसा कि बाहर का डेटा दिखाई दे रहा है कि वैक्सीनेशन तीनों फैक्टर्स पे, ना केवल एडमिशंस पे या न्यू इन्फेक्शंस पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे और डेथ्स पे, तीनों पे अभी तक का डेटा फेवरेबल फाइंड आउट हुआ है। इनफैक्ट जो एज ग्रुप है वो अराउंड 45 है मीन एज, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। और इसमें ये देखा गया है क्लियरली कि जो थोड़े टुवर्ड्स ओल्डर साइड है उनके बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीनेशन मल्टीफोल्ड है कंपेयर टू अदर एज ग्रुप्स, इनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पाया गया है। तो वो कई बार इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये एडिशनल इम्यूनिटी के लिए जो आप चीजें दिया जाता है या लाइक जो भी इन्होंने वैक्सीनेशन का, ये लोग काफी अच्छे से उसको प्रोक्योर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी होती हैं। एज के फैक्टर्स है, इम्यून इनहैंसिंग जो कैपेसिटी है उसको देखते हुए, तो ये उनके ऊपर काफी अच्छा पाया गया है। जी डॉक्टर गर्ग, कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि पहले कोई एक कैटेगरी के लोग ही क्यों सिर्फ अगर 45 साल के ऊपर लोगों को दिया जा रहा है तो क्यों वो 20 बीमारियां ही और क्यों सिर्फ उम्रदराज लोग ही? ये थोड़ा आम लोगों को समझाइए। नेचुरली आप इससे भी पहले देखेंगे तो हमने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसलिए किया था क्योंकि वो ज़्यादा ससेप्टेबल भी थे इन्फेक्शन के लिए और वो डील भी कर रहे थे इन लोगों के साथ में, और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बहुत एक्टिव काम किया था। अब आती है आम जनता की बात। अगर हम 60 ईयर्स से ऊपर देखें तो वो लोग भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं। एक तो हमारी एल्डरली कैटेगरी शुरू हो जाती है उसमें, जिसमें कि हम यंग, ओल्ड और वेरी ओल्ड की बात करते हैं, और जितने ज़्यादा ओल्ड होते जाते हैं वो बीमारी को ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, यानी कि कोविड-19 इन्फेक्शन में हो ही नहीं सकती, परंतु उनमें मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होती है। तो और 60 से ऊपर के लोग भी बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी से सफ़र करते हैं, यानी कि क्रॉनिक डिजीजेस, चाहे वो डायबिटीज़ है, हाइपोटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, किडनी के डिजीजेस हैं, या फिर हम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात करें या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, तो ये सब भी इनमें ज़्यादा पाई जाती है। परंतु हमने इसके साथ साथ दूसरा ग्रुप भी लिया 45 ईयर्स एंड अबव, क्योंकि इनको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं, और आजकल ये डिजीजेस जो हैं काफ़ी मात्रा में हमारी यंगर पॉपुलेशन में भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदलता चला जा रहा है। तो इसलिए जो भी इससे सफ़र करता है वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है कोविड-19 इन्फेक्शन के प्रति। तो जितना जल्दी हम इन लोगों को वैक्सीन करेंगे, ना केवल हम डिजीज़ की रोकथाम करेंगे, डिजीज़ की सिवियरिटी को कम करेंगे, परंतु मोर्टेलिटी यानी कि डेथ्स को भी हम बचाएंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे कि पहले हमने ये भी चर्चा की कि 45 से अबव भी हमने काफ़ी इन्फेक्शन देखे, क्योंकि ये मोबाइल पॉपुलेशन है और कहीं ना कहीं ढिलाई भी हमने देखी फॉर फॉलोइंग द SMSs, that means social distancing, masking and sanitization, and plus ये बहुत एक्टिव पॉपुलेशन भी है, परंतु ये लाइफस्टाइल डिजीजेस से भी ग्रसित है। तो इसलिए हम लोगों ने जो चूज किया, हम डबल वेपन की तरफ एक्ट कर रहे हैं कि एक तो हम अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारा कोमॉर्बिड्स का है, उनको भी बहुत वैक्सीनेशन देना आवश्यक है। बिल्कुल, तो जो ज्यादा कमजोर होते हैं, जिनको ज्यादा खतरा होता है, उन्हें प्रोटेक्शन पहले देना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर खंडेलवाल, कुछ लोगों के अंदर ये भी चिंता है कि शायद वैक्सीन का नेगेटिव इफेक्ट हो जाए तो वो नहीं लगवाना चाहते हैं, इसे वैक्सीन हेजिटेंसी कहा जा रहा है आमतौर पर। उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए मैं तो सलाह दे ही रही हूं, लेकिन आपने प्रधानमंत्री को देखिए, हमारे रोल मॉडल हैं। उन्होंने आज पहली बार ये इसीलिए फर्स्ट जाके करवाया है ये काम कि आप लोगों को भरोसा आए, ट्रस्ट आए कि इससे कोई नुकसान नहीं है। देखिए कहीं भी पुराने इंस्टेंसेस भी उठा लीजिए, जो वैक्सीन के माइल्ड, वो भी बहुत कम सेगमेंट में, जैसे पेन और फीवर अगर पाया भी गया तो वो एडवर्स इम्पैक्ट में होता है। इनकी अच्छे से पूरी चेकअप होके और इतने देशों में इतनी सब जगह करने के बाद साइंटिस्ट हमारे काफी वर्थ ट्रस्टिंग है, तो हमें उस पर अच्छे से समझ के विश्वास करते हुए इस बात का मानना चाहिए कि कहीं भी वैक्सीन हेजिटेंसी को हावी मत होने दीजिए।
देखिए, बहुत जरूरी है समझना कि वैक्सीन की वजह से जो वायरल लोड है, इसकी काफी अच्छी पब्लिकेशंस हैं अवेलेबल जो क्लियरली ये दिखाती है कि वैक्सीन लोड कम करने में वैक्सीन काफी सक्षम है वायरल लोड कम करने में। और ये वायरल लोड कम होते ही ना केवल आप अपने को बचाते हैं, जो आसपास लोग हैं उनको भी ट्रांसमिशन का रेट काफी कम पाया गया है। चाहे आप स्पेन का देख लीजिए, चाहे आप यूके का आपने एग्जाम्पल बताया, इजराइल की स्टडीज है जो ये क्लियरली दिखा रही हैं कि आप अपने को भी बचाव कर पा रहे हैं और दूसरों को भी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि आप अपनी फैमिली का भी और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए भी आप काफी अच्छा स्टेप लेंगे अगर आप वैक्सीनेट होते हैं। बिल्कुल, ये देश की सुरक्षा के पूरे सबकी सुरक्षा के लिए एक योगदान होगा। डॉक्टर गर्ग, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग इस इंतजार में भी है कि बाहर की वैक्सीन आएगी तो फिर लगवाएंगे और ऐसा सोच करके वो आगे नहीं जा रहे हैं, उन्हें क्या समझाना चाहेंगे आप? मेरा ख्याल ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगा कि हमारी ये दोनों वैक्सीन्स एकदम सक्षम हैं, कारगर हैं, पूरी तरह से इफेक्टिव हैं। और अब हम इस मध्य में कि हमारे पास में वेरिएंट स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं। अभी जो हमारे पास में वैक्सीन्स हैं ये म्यूटेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी काम कर रही हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये अपील करूंगी कि बेसिकली जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेशन लगाएं। जिनकी बारी आ गई है वो बिल्कुल हिचक ना करें और एक ही नहीं बल्कि दोनों डोजेस को टाइम पे लगवाएं, ताकि अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें, सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट कर सकें और हमारे देश को भी अल्टीमेटली प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी टीका लगाएं। और जितनी भी गलत धारणाएं हैं, प्लीज ये सोचने वाली बात है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, इफेक्टिव है। और तीसरा ये जो है कि अल्टीमेटली लॉन्ग रन में वैक्सीन ही एक उपचार है हमारी हर्ड इम्यूनिटी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर खंगडेलवाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये साफ हो गया है कि आज जो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ है इसका हिस्सा बनना हम सबका फर्ज बनता है। अपने आप को तो हम बचाएंगे ही, दूसरों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर रोमिल टिक्कू। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। और डॉक्टर रोमिल टिक्कू हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के मैक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर टिक्कू, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो हमें भेजा है वो ग्रेटर नोएडा से निशंक का है, आइए सुन लीजिए। नमस्कार डॉक्टर, मेरा नाम निशांक सांकृत्य है और मैं ये जानना चाहता था कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और कोविड से लड़ने में कैसे मदद करती है। धन्यवाद। डॉक्टर, हर्ड इम्यूनिटी का ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जब इन्फेक्ट होते हैं या वैक्सीनेट होते हैं तो उन्हें एंटीबॉडीज बन जाती है और वो इम्यून हो जाते हैं। सो उससे एक ऐसा सर्कल बन जाता है लोगों का जो प्रोटेक्ट करते हैं बाकी लोगों को। जब मैक्सिमम लोग 70% पॉपुलेशन अगर हर्ड इम्यूनिटी रीच करती है इधर बाय नेचुरल इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से ज्यादा हेल्प होती है हर्ड इम्यूनिटी रीच करने में, तो वो साइकिल खुद ही ब्रेक हो जाता है। क्योंकि वो जो बचे कुछ इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो कर नहीं पाते हैं इन्फेक्ट बाकी लोगों को, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इम्यूनिटी आ चुकी होती है, एंटीबॉडीज आ चुकी होती है। सो हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे रीच करने के लिए हमें एग्रेसिवली वैक्सीनेशन करनी चाहिए। सो अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रही है, हमारी यही रिक्वेस्ट होगी सब लोगों के लिए जो भी एलिजिबल हैं कि जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन ले लें सो दैट वी रीच हर्ड इम्यूनिटी सून। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो कि हमें विजय ने भेजा है पलवल से। मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है। डॉक्टर, आपसे मेरी एक सवाल है। मैंने सुना है कि वैक्सीन लेने के बाद सभी सावधानियां बरतनी होगी, ऐसा क्यों? डॉक्टर टिक्कू, ये बहुत अहम सवाल हो जाता है क्योंकि कई लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन ले ली तो शायद कोई एहतियात बरतने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मैसेजिंग आ रही है कि आपको मास्क भी पहनना होगा, दूरी भी बनानी होगी, हाथ भी साफ रखने होंगे, तो ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? देखिए, वैक्सीन लेने के बाद भी आपको वो सब करना होगा जो हम करते आ रहे हैं, मास्क लगाना, हाथ साफ करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपको आगे जाके इन्फेक्शन नहीं होगा कभी भी। और इनिशियली जब तक एंटीबॉडीज आएंगी जो सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद आती है, तो 1-1.5 महीना है जब आप वल्नरेबल होते हैं
उस टाइम पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं, आगे जाके हो सकता है कभी कोई म्यूटेशन हो जाए और ऐसा कोई स्ट्रेन आए जो वैक्सीन को इवेड करे और वैक्सीन उसमें इफेक्टिव ना हो, तो आपको इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है। और जो इम्यूनिटी होती है नेचुरल इन्फेक्शन के बाद या वैक्सीनेशन के बाद, उसका भी हमें अभी पता नहीं है कब तक लास्ट करती है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। तो इसलिए क्योंकि री इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, जो वैसे भी एक रेयर चीज है, हमने ज्यादा केसेस देखे नहीं है, वो ना हो, इसलिए आपको करते रहना होगा अगले 1 साल तक जो हम करते आ रहे हैं, विच इज सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथ साफ करना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये एक छोटी सी एहतियात है, वैक्सीन लगे ना लगे आपको इसको बरतना ही होगा। ये पूरी जानकारी देने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर टिक्कू। थैंक यू। चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आज हमारा संदेश यही है कि अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए तो जरूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।